పాక్ మధ్య చర్చలపై సస్పెన్స్ కొనసాగుతుంది. దీనిపై సుష్మా మాట్లాడుతున్నారు. లైట్ मैं आपको बता देती हूं कि क्या आया. काउंटर टेररिज्म इंक्लूडिंग प्रोग्रेस ऑन मुंबई ट्रायल और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज ये होम सेक्रेटरीज को दे दिए गए, क्योंकि नया विषय था मुंबई ट्रायल का. तो काउंटर टेररिज्म इंक्लूडिंग प्रोग्रेस ऑन मुंबई ट्रायल एंड ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज ये होम सेक्रेटरीज को दे दिए गए. पीस एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सीबीएम्स पहले की तरह फॉरेन सेक्रेटरी के पास रहे. जम्मू एंड कश्मीर पहले की तरह फॉरेन सेक्रेटरी के पास रहे. प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली एक्सचेंजेस जो पहले कल्चर सेक्रेटरी के पास थे वो भी फॉरेन सेक्रेटरीज को दे दिए गए. सियाचिन पहले की तरह डिफेंस सेक्रेटरीज के पास रहा. इकोनॉमिक इश्यूज पहले की तरह कॉमर्स सेक्रेटरीज के पास रहे. वुलार बराज या तुलबुल नेविगेशन जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट वो सेक्रेटरीज वाटर रिसोर्सेज के पास रहे. सरक्रीक पहले की तरह एडिशनल सेक्रेटरी और सर्वेयर जनरल के पास रहा. नाम बदल गया, थोड़ा सा स्तर बदल गया, लेकिन रिज्यूम्ड डायलॉग के नाम से ये चलने लगा. इसकी भी 2 चक्र चर्चा हुई. जो संबंधित मंत्री सचिव मैंने बताए उन सचिवों के स्तर पर चर्चा हुई. विदेश मंत्रियों ने समीक्षा की. लेकिन 2012 में जब सीमा पर फायरिंग हुई और बिहेडिंग की घटना हुई, हेमराज हमारे जो सैनिक थे उसका सर काट लिया गया और उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान आया, देयर कैन नॉट बी अ बिजनेस एज यूजुअल विद पाकिस्तान. तो ये प्रक्रिया रुक गई. अब मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि उफा में क्या हुआ. उफा में जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले तो कॉम्पोजिट डायलॉग या रिज्यूम डायलॉग की बहाली नहीं हुई. जो बार बार कह रहे हैं सरताज साहब कि ऑन ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ऑन ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज ये कहा गया कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, वो प्रियम्बल में रखा गया. लेकिन एक ऑपरेटिव पार्ट उफा का बना, और वो क्यों बना ये भी बता दूं. हम बार बार कहते हैं कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर. आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते. और हम ये भी कहते हैं कि कोई भी सार्थक बातचीत आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही हो सकती है. A productive dialogue can take place in an atmosphere free from terror and violence. ये हम कहते हैं. तो दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में एक सहमति बनी कि फिर क्यों ना हम पहले आतंक और हिंसा के संबंध में ही बात कर लें. यानी टेरर और टॉक्स को डीलिंक किया गया. और उफा में यह सहमति बनी कि हम एक बातचीत आतंक पर कर लेते हैं और एक बातचीत सीमा पर शांति के लिए कर लेते हैं. तो आप देखेंगे कि कॉम्पोजिट डायलॉग में जो स्तर था काउंटर टेररिज्म का वो होम सेक्रेटरी लेवल था. उस स्तर को बढ़ाया गया. और क्या तय किया गया, मैं उफा के स्टेटमेंट से ही आपको पढ़ के बताती हूं, क्योंकि ये बात मौखिक नहीं हुई थी, ये बात लिखित में हुई थी. और ये बात मेरे पास लिखित में है, उधर आपके कैमरों में दर्ज है, क्योंकि वो दोनों विदेश सचिवों द्वारा पढ़कर बोली गई थी आप सबके बीच में. ये उफा का स्टेटमेंट है. जो क्या तय हुआ, अ मीटिंग इन न्यू दिल्ली बिटवीन द 2 NSAs to discuss all issues connected to terrorism. Full stop. Early meetings of DG BSF and DG Pakistan Rangers followed by that of DG MOs. 3 मीटिंग्स इसमें तय हुई और वो 3 मीटिंग में से एक मीटिंग थी NSA स्तर की जो आतंकवाद पर होनी थी. एक मीटिंग थी DG BSF और पाकिस्तान रेंजर्स की जो सीमा पर शांति के लिए होनी थी. और एक मीटिंग थी DG MOs की, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की, जो सीज फायर वायोलेशंस के संदर्भ में होनी थी. यानी ये जो बात बार बार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बम धमाकों के बीच में बातचीत की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, उसमें से ये मीटिंग्स निकली कि फिर जहां बम धमाके होते हैं उन्हीं के बारे में पहले बात कर लें कि उनको कैसे खत्म किया जाए. और ये तीनों मीटिंग्स का स्तर भी तय हो गया और विषय भी तय हो गया. स्तर NSA,
विषय आतंकवाद, स्तर डीजीबीएसएफ पाकिस्तान रेंजर्स विषय सीमा पर शांति, स्तर डीजीएमओज और विषय संघर्ष विराम का उल्लंघन। ये तीनों चीजें इतनी क्लियर थी, दोनों ने सहमति दी और दोनों विदेश सचिवों ने पढ़कर सुनाई। लेकिन हुआ क्या? जब ये सहमति बनाकर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस लौटे, उससे पहले ही उनकी बहुत तीखी आलोचना अपने मुल्क में शुरू हो गई और उसी दिन से उन्होंने ये मन बना लिया कि इससे बचने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि एनएसए लेवल टॉक्स ना हो। और मैं इसको उदाहरण देकर के स्पष्ट करना चाहूंगी। हमने उफा की सहमति के मुताबिक 23 जुलाई को 10 जुलाई को उफा हुई, 13 दिन के बाद ही उनको एक पत्र भेज दिया कि 23 अगस्त को नई दिल्ली में एनएसए लेवल की मीटिंग होगी। भारत की तरफ से 23 जुलाई को पत्र चला गया। उसका जवाब कब आया आप जानते हैं? 14 अगस्त को, आज से 8 दिन पहले। हमने 1 महीने का नोटिस दिया, वो 22 दिन तक उसको लेकर बैठे रहे। 14 अगस्त को उन्होंने हमें जवाब भेजा और उस जवाब के साथ ही एक एजेंडा भेज दिया, जिस एजेंडा में आतंकवाद से आगे बढ़ करके वो सारी बातें जो कंपोजिट डायलॉग में होती हैं वो सारी उसमें उन्होंने रख दी। ये पहली चीज। दूसरा, अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, अर्ली मीटिंग्स ऑफ डीजीबीएसएफ एंड डीजीएमओज। हमने 23 जुलाई को एक पत्र भेजा जिसमें यह कहा कि आप 23 अगस्त को आइए। 24 जुलाई को हमने दूसरा पत्र भेज दिया कि डीजीबीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स की मीटिंग और डीजीएमओज की मीटिंग होनी है, उसकी तारीख हमें दे दीजिए। आप हैरान होंगे, डीजीएमओज की तारीख आज तक नहीं आई। डीजीबीएसएफ की तारीख एनएस के मीटिंग के बाद की दी, 6 सितंबर की दी, क्योंकि उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या था? उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में यह था कि अगर डीजीबीएसएफ और डीजीएमओज की मीटिंग पहले हो जाएगी, जो उफा में सहमति बनी थी, तो फिर तो बातचीत का एक दौर शुरू हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ये कहा कि पहले एनएसए लेवल की बात करो, डीजीबीएसएफ की मीटिंग इसके बाद मानो और डीजीएमओज की मीटिंग की तारीख अभी मत दो, क्योंकि ना एनएसए की मीटिंग होगी ना डीजीबीएसएफ की मीटिंग हो सकेगी। और डीजीएमओज की मीटिंग क्योंकि डीजीबीएसएफ के बाद होनी है, ये उफा ने कहा, तो ना वो मीटिंग हो जाएगी। तो तीनों मीटिंग्स ना हो, इसकी बुनियाद उन्होंने रख दी। 14 अगस्त को हमें जवाब देके 22 दिन तक तो एनएसए लेवल टॉक्स का ही जवाब नहीं दिया। 14 अगस्त को जवाब दिया और डीजीएमओज की मीटिंग का अभी तक हमें कोई तारीख उन्होंने नहीं दी। और डीजीबीएसएफ की मीटिंग, जिसको अर्ली मीटिंग कहा था, जो एनएसए से पहले होनी चाहिए, उसकी तारीख उन्होंने हमें उसके बाद दी। मित्रों, दबाव हम पर कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने जाने के बाद बजाय आतंक का रास्ता छोड़ने के उस आतंक को गहराया। मैं आपको आंकड़ा दूं, आप चौंक जाएंगे। उफा से लेकर अब तक 91 बार 91 टाइम्स सीज फायर वायोलेशन हुआ है, संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ 91 बार। हर बार